हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2020 का। तो ये जो पेपर है ये आपका फर्स्ट पेपर जो पॉइंट से रिलेटेड बुक है उससे है। तो इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने 2019 के पेपर को डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आपको मेन जो चीज़ है, जो भी पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा वो आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है। तो जो ये पेपर है ये भी क्या है कि कोरोना के टाइम पीरियड में ही हुआ था, और जो इस बार का पेपर है उसका जो पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट जो चांस है वो इसी तरीके के आने के हैं। तो आपको इस पेपर के थ्रू ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस है पोइम में से वो किस तरीके से आते हैं। जो पिछले यानी कि 2019 का पेपर है उसमें भी क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं, इसलिए 2019 का जो पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें क्या है कि टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके जो आंसर है वो क्या है कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखनी है। मीन्स कि इसका आंसर है जो वो आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, जो इसमें पूछे गए हैं सिर्फ आपको उसी का ही आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु सिट लाइक अ स्टैचू ऑन द कजरना ट्री। तो ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट है उसी में से आया है कि वो जो कजरना ट्री है उसके ऊपर कौन बैठा हुआ होता था। तो उस पर एक ग्रे कलर का बैबून बैठा हुआ होता था। सेकंड है कि हु रोट द पोएम इकोलॉजी। तो आपको जो 10 पोएम्स हैं उनके सभी के राइटर्स के नाम याद होने चाहिए, यानी कि जो पोइट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंड इसके साथ ही क्या है कि जो स्टैंजास आती हैं उसमें भी वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इकोलॉजी है जो वो किसने लिखी थी, ए के रामानुजन ने। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वाज द मदर ग्रेटफुल टू गॉड इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये आपका थर्ड पॉइंट में से आया है। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके लाइन वाइज आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पॉइंट में से, सेकंड पॉइंट में से, और थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड पॉइंट में से। तो मदर ग्रेटफुल क्यों हुई थी, क्योंकि जो मदर है वो भगवान को कहती है कि शुक्र है जो स्कॉर्पियन है बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा। इसके बाद फोर्थ है कि जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन या कि फोर्थ पॉइंट है, इसकी मेन थीम क्या है। तो इसमें जो रेशियल यानी कि जो रंग का भेदभाव है उसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट में आपकी है जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पॉइंट में उसमें से आया है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट में से ही आया है। यानी कि हर एक पॉइंट में से क्या है कि एक एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑलमोस्ट पॉइंट में से। तो इसमें दिस इज होम, इसका क्या मीन्स है होम का। तो क्या मीन्स है होम का कि जो पोइट है वो क्या है कि जो कश्मीर है उसे ही अपना घर मानते हैं और वो कहते हैं कि यही मेरा घर है। और अब क्या है कि वो यूएसए में रह रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं रह रहा हूँ लेकिन क्या है कि मैं इमोशनली कश्मीर से अटैच हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस। इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है कि एक मटेरियलिस्टिक वे में तो क्या है प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वुमेन्स के प्रति मेनली वो क्या है कि बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री रोबोट क्रश बिलोंग। तो इसमें क्या है कि पोइट से रिलेटेड आ चुका है कि ये जो पोइट है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है जो वो कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप अगर चाहो तो हर एक पोइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनेसिस। तो ये आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आया है। तो जो लिटरेरी हिस्ट्री है, अगर आपने सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है एंड इसके साथ ही अगर आपने जो तारा प्ले है उससे अच्छी तरीके से किया हुआ है, तो आपको लिटरेरी हिस्ट्री पर कोई भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएंगे, तो इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको लोड देने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आएगा और वो भी अगर आप यानी कि थोड़ा बहुत देख लोगे तो हो जाएगा। व्हाट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या मीन्स है, तो ये आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आया हुआ है। सो लिटरेरी टर्म्स आपके दिए हुए हैं 5 या 6, तो आप वो जो 5-6 टर्म्स हैं उन्हें एक बार पढ़ लेना। जो भी आपका आंसर होगा वो लगभग 2 या 3 लाइन्स में होगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको हमने एक पीडीएफ बनाई हुई है बीए फाइनल ईयर की, जिसमें बीए फाइनल ईयर में जो पॉइंट्स है एंड जो प्रोज है, अगर कोई क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है, उसमें समरी, इंट्रोडक्शन, लिटरेरी टर्म्स एंड इसके साथ ही राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, इन सब के बारे में बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज डन इन द तारा प्ले। तारा प्ले में डन कौन है, तो जो तारा प्ले है उसकी मेन कैरेक्टर होती है तारा,
और क्या होता है कि ये जो तारा है इसी का ही ब्रदर होता है डन, यानी कि इसका जो पहले नाम है वो चंदन होता है। जब ये लंदन में जाता है तब ये अपना नाम वहाँ पर चेंज कर लेता है और वहाँ पर इसका नाम हो जाता है डन। तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको ध्यान देना है कि जो पिछले साल का पैटर्न था उसमें चेंज हो गया था। अगर आप 2019 का पेपर देखते हो तो उसमें क्या है कि 4 स्टैंडर्स दी होती थी, जिसमें से क्या कि आपको 2 करनी होती थी, यानी कि फर्स्ट सेकंड में से एक और थर्ड फोर्थ में से एक। लेकिन यहाँ पर जो तरीका है वो चेंज हो गया था। एंड इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस क्वेश्चंस में क्या करना था कि जैसे आपको, अगर आप 2019 का पेपर देखते हो तो उसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से क्या है कि आपको 3 करने होते थे। लेकिन जो पिछले साल का पैटर्न है वो चेंज हो चुका था। तो उसमें क्या कंडीशन रखी हुई थी कि जैसे 3 आपको यहाँ पर क्या है स्टैंजर्स दी हुई हैं, जिसमें से क्या है कि यानी कि 3 स्टैंजर हैं और इसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि टोटल क्या है कि 7 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इन 7 में से क्या है कि आपको कोई 3 करने थे। लेकिन इसमें मेन बात क्या थी कि आपको क्या है कि स्टैंजर्स भी करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 7 के 7 क्वेश्चन में से जो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं कि आप तीनों ही या तो स्टैंजा एक्सप्लेन कर दो या फिर ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके आंसर कर दो। ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि जैसे अगर आपको पता है कि आपको 3 स्टैंजा में से कोई 2 अच्छी तरीके से आती हैं, तब तो आप क्या करोगे कि 2 स्टैंजा कर दोगे और 1 क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगर आप देखते हो कि आपको तीनों स्टैंजा में से कोई एक ही स्टैंजा आती है, तब आप एक स्टैंजा को एक्सप्लेन कर देना एंड देन जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई 2 कर देना। तो इस तरीके से क्या कि आपको स्टैंजा भी करनी है और क्वेश्चन का आंसर भी करना है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने 2 स्टैंजा और 1 क्वेश्चन करना है या फिर एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है और 2 क्वेश्चन करने हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी स्टैंजास पूछी गई हैं तो ये देख लेते हैं। तो सेकंड में जो फर्स्ट है ए पार्ट, उसमें क्या है कि कौन सी स्टैंजा है, तो ये फर्स्ट जो पोइम है अवर कजन ट्री उसमें से पूछी गई है, जो कि थर्ड पैराग्राफ में से आई है। सेकंड जो फर्स्ट पोइम है वो तो आ जाएगी अवर कजन ट्री, जो कि तोड़दत्त के द्वारा लिखी गई है। एंड जो सेकंड है वो पहला नाम से पता चल गया, वंस अपॉन ए टाइम जो पोइम है उसमें से आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो हाउ डार्क, तो ये टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में से आई है, जो कि वोले सोनियाका के द्वारा लिखी गई है। और जो सेकंड है अब वंस अपॉन ए टाइम, ये गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखी गई है। तो आपको स्टैंजा किस तरीके से करनी है ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग बताया गया था कि आपको क्या करना है कि वो जो पीडीएफ है उसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट्स के क्या है कि आपको क्रिटिकल जो एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो बनता है इंट्रोडक्शन का। सेकंड पॉइंट है जो वो आपका बन जाएगा समरी। तो जो ये स्टैंजर्स आ रही हैं इसमें से क्या है कि आपको अगर तीनों में से कोई 2 भी नहीं आती है तब क्या है कि आपको एक स्टैंजा करनी तो ज़रूरी है। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस। रेफरेंस में लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो तीनों स्टैंजा में से मान लो जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंजा को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम क्या है, अवर कजन ट्री। तो ये जो पोएम का नाम है इसे क्या है कि आपको अंडरलाइन करना है, देन इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना है, जिससे कि क्या है कि आपका जो पोएम का नाम है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे रिटन बाय तोरू दत्त। तो जो वो पोएट्रेस का नाम है उसको भी क्या है कि आपको अंडरलाइन करना है, देन उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में करना है। अगर आप इतना काम कर देते हो तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका पूरा स्टैंजर्स को पूरे ध्यान से देने के बजाय जो पोइट का नाम और पोइट्रेस का नाम अगर आपने सही लिखा है तो आपको वैसे ही वो अच्छे मार्क्स दे देगा। तो आपको ये 2 बातें जरूर ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग कैसे करोगे रेफरेंस की, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, रिटन बाय जो भी पोइट या पोइट्रेस का नाम है वो आप लिखोगे एंड देन आप उसे अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपने पीडीएफ ली हुई है तो पीडीएफ में जो पहला पॉइंट है वो बनता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। तो वो जो इंट्रोडक्शन है वो आप क्या करोगे, बाद में रेफरेंस में वही जो लाइन्स है वो आप लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा वो बनेगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है कि उस पीडीएफ में आपको एक समरी प्रोवाइड करवाई गई है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पोएम में जो स्टैंजा है उसमें क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद वो जो समरीज है उसमें से आपको वही लाइन्स है जो वो यहाँ पर लिख देनी है, जो भी इस स्टैंजा से रिलेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे लिखना है क्रिटिकल नोट। अगर आपको पता है क्रिटिकल नोट में
आप में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे कि द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर पोइम में राइम स्कीम का यूज़ किया गया है तो आप राइम स्कीम के बारे में बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रेफरेंस लिख देना एंड देन आप क्या कर दोगे, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, अगर आप चाहो तो आप ऐसा करना कि जैसे अगर यही पैटर्न आता है तब आपको क्या करना है कि जो स्टैंजर्स है वो आप एक ही करना और जो क्वेश्चंस है वो आप दो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको पूरी समरी लिखनी होती है, तो वो तो आपको पोइम पता ही होती है कि पोइम में क्या कहा गया है, तो वो आप इजी वे में लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप समरी लिखते हो तब आप इजी वे में 3 पेज भर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करते हो तब आपको क्या है कि 1.5 पेज भरना भी मुश्किल होता है। एंड बेसिकली यही देखा जाता है कि जब आप बीए का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर पेज की ही वैल्यू होती है। यही देखा जाता है कि कितने बच्चे ने कितने पेज भरे हैं। तो ये क्या होगा कि आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हो, और मेन चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन भी आपको ना आए, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद क्या है कि 4 क्वेश्चन है। अगर आपने 2 स्टैंजा एक्सप्लेन की है तब आपको 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपने 1 स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है तब आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस कौन से आए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। हाउ डज जूडिथ राइट कन्वे द फियर ऑफ अ मदर फॉर हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो किस तरीके से बताया गया है, तब आपको ये आपका जो क्वेश्चन है वो यानी कि जो 10th पोइम है आपकी वुमेन टू मैन, इसमें से आया है। तब आपको क्या करना है कि जो पूरी समरी है वो आपको इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो तारा प्ले में से आया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द तानिस प्ले तारा। ये जो तारा प्ले की थीम क्या है, तो जो तारा प्ले है उसमें से बेसिकली 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो क्या है कि इसमें थीम के बारे में पूछ लिया जाता है। सेकंड, इसके टाइटल के बारे में पूछ लिया जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो तारा प्ले का कैरेक्टर स्केच के बारे में। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, मेन समरी के बारे में। या फिर क्या होता है कि जो थीम है वो आपको दे ही दी जाएगी, बस ये कहा जाएगा कि इसे इलैबोरेट करो या फिर एक्सप्लेन करो। तब आपको क्या करना है कि जो थीम है पहले तो आप कहोगे कि यस वी आर सेटिस्फाइड। अगर आपको वो थीम दी हुई है तब तो आप ये लिख दोगे। देन आपको उस तारा प्ले की पूरी समरी लिख देनी है। तो यहाँ पर इसमें थीम के बारे में भी पूछा गया है कि कौन सी थीम है। तब आपको क्या करना है कि पहले आपको थीम बतानी है कि तारा प्ले की थीम क्या है। देन आपको उसको क्या है कि पूरी समरी लिख देनी है। तो इसमें मेन जो तारा प्ले की थीम है वो क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इसमें क्या है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो अगर आपने तारा प्ले की स्टोरी पढ़ी हुई है तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक बॉय को गर्ल से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो तारा प्ले की जो समरी है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आप चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वर्ड्स इन एडविन थम्बू पोइम। तो ये जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स पोइम में से आया है जो कि एडविन थम्बू के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोइम में भी आपको क्या करना है कि अगर आपने स्टैंजास पढ़ा हुआ है प्रॉपर अच्छे वे में, तो जो भी आपको समझ आता है वर्ड्स पोइम्स की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वर्ड्स की, वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस रिप्रेजेंट द ड्यूअल स्टैंडर्ड ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही जो ड्यूअल स्टैंडर्ड ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द थीम या फिर क्या बताया गया है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस पोइम में, तब आपको क्या करना है कि यही लिख देना था कि इन द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस रिप्रेजेंट द ड्यू स्टैंडर्ड ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देन आपको वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना था। तो इसमें भी क्या करना है कि आपको ये जो पोइम है इसकी पूरी समरी लिख देनी है। ये सभी जो समरीज है ये आपको स्टैंजा के अकॉर्डिंग समझाई हुई है इस चैनल पर। तो यहाँ पर बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोइम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि लगभग आपको काफ़ी मतलब लास्ट में मिलेगी, क्योंकि ये सबसे पहले बनाई गई थी प्लेलिस्ट। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि आपको 4 यानी कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक ही करना था। तो ये पिछले साल का पैटर्न है। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग आता है तो अब क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक ही करना है। अदरवाइज जो अगर आप 2019 का पेपर देखते हो तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये आया है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम,
इसके बाद अगर कोई भी और बातें हैं जैसे राइटिंग स्टाइल आ जाता है या फिर कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हो, थीम ऐड करना चाहते हो, तो वो आप चीज़ कर सकते हो। लेकिन दो जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ तारा। तारा प्ले का आपको कैरेक्टर स्केच करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आया था। तो जैसा कि आपको बताया ही गया है कि जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो आपको क्या है कि ऑप्शन में ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिटरेरी हिस्ट्री नहीं भी करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शंस में आता है। तब अगर आपने पोइम्स अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है तब आप इसे इजी वे में कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं और इन 3 में से आपको 2 करने थे। तो अगर आपने पोएम्स और तारा प्ले पढ़ा हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है कि आपको 2 में से एक चॉइस मिल जाती है, या तो आप पोएम का क्वेश्चन कर लो या फिर तारा प्ले का। तो आपको लिटरेरी हिस्ट्री पर कोई भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो होपफुली आपको ये जो पेपर है ये समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। तो पेपर का जो पैटर्न है वो मेनली चांस है कि इसी तरीके का ही आएगा। तो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से रखिएगा, बिना बर्डन के अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।